हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी क्लास है। आज की हमारी क्लास में हमारा ईओआरओ का जो टेस्ट रहने वाला है, टेस्ट नंबर कौन सा है, 22वां है। आज हम 22वां टेस्ट है वो करेंगे। इससे पहले हमने जो भी 21 टेस्ट किए हैं, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं ली है तो उन्हें ज़रूर ले लीजिएगा। अगर हम आज के टेस्ट की बात करें तो आज हमारा 22वां टेस्ट है। इसमें हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। हमारे इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी में हमारा टॉपिक जो आपके ईओआरओ के सिलेबस में दिया हुआ है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन है ये ईओआरओ का नहीं, कोई भी आप संविधान संशोधन कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, उसमें आपके एक दो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके साथ साथ ही हम आज भारतीय संविधान पे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे, जैसे संविधान के अनुच्छेद हो गए इम्पोर्टेंट, संविधान में कितने भाग हैं, अनुसूचियां हो गई और संशोधन हो गए, इन तीनों पर आज के क्वेश्चन बनाए गए। जितने भी इम्पोर्टेंट अनुसूची, भाग और आपके संविधान संशोधन है, ये क्वेश्चन आज मैं लेके आई हूँ। अगर दूसरी बात करें आपके राजस्थान पॉलिटी की, तो राजस्थान पॉलिटी है, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा नगरीय स्वशासन और एक आध क्वेश्चन रहेंगे आपके पंचायती राज के, जो कि कल वाले हमारे टेस्ट में थे, उनमें से ही कुछ एक दो क्वेश्चन है जो काफ़ी मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, तो वो मैं अलग से आज लेके आई हूँ। बात करें आपके राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके में हम अपना राजस्थान करंट भी थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं, जो भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं उनके साथ। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपकी रोज की 8 से 9 धाराएं हैं, वो रिवीजन कर रहे हैं हम। 8 से 9 धाराएं, क्योंकि अगर हम देखें तो दिन के अगर 10 क्वेश्चन भी पार्ट बी के करें तो उनमें जितनी भी धाराएं आती हैं, हम पूरी की पूरी धारा है उसका रिवीजन करते हैं। तो कुल मिला के बात करें तो आपकी ये क्लास होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान के चलिए अगर हम एक टेस्ट में भी 40 क्वेश्चन करते हैं, तो आप देखिए हमारे एग्जाम तक हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे इन टेस्टों के माध्यम से। तो आपको ये टेस्ट है वो पूरे के पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी टेस्ट करनी है, बाद में आप इनका रिवीजन भी कर सकते हैं। इसलिए मैं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आज के टेस्ट की बात करें, आज हमारे टेस्ट पे चलती है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कितने वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक भूखंड होने पर अनिवार्य जल संरक्षण की व्यवस्था करनी होगी। यानी हम नगरपालिका क्षेत्र में जो भी घर का निर्माण करते हैं, तो उसमें या फिर कोई घर मान ली, फैक्ट्री मान ली, कोई भी भूखंड का निर्माण करते हैं, तो उसमें अगर वो कितने वर्ग मीटर से ज़्यादा हो कि उसमें जल संरक्षण की व्यवस्था है कंपलसरी होगी। 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर और 400 वर्ग मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 वर्ग मीटर से ज़्यादा का अगर आपका भूखंड है तो उसमें आपको जल संरक्षण की व्यवस्था है वो करनी अनिवार्य हो जाएगी। ये आपकी अगर हम धारा की बात करें, धारा 238 में दिया हुआ है। 238 में क्या दिया गया है कि वर्षा जल संग्रहण का उपबंध ये आपके धारा है वो किस में दिया गया है, 238 में दिया गया है। वर्षा जल संग्रहण का उपबंध धारा 238 है, उसमें दिया गया है कि प्रत्येक 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड पर निर्मित में अगर उसे निर्मित करते हैं, तो जो निर्धारित रीति होती है वहाँ की, यानी वहाँ पे या तो भी कोई नीचे ज़मीन के अंदर वो पानी रिवर्स कर दिया जाए, वर्षा जल का जो पानी होता है रिवर्स कर दिया जाए ज़मीन में ही, कोई बोर बना के या कुछ किसी भी माध्यम से, या फिर ज़मीन में कोई कुंड या फिर वो जो इसको क्या बोलते हैं, टंका बोलते हैं, उसका निर्माण करके या कोई और टैंक बना करके है वो वर्षा जल का संरक्षण किया जाएगा। तो धारा 238 में दिया गया है कि जो और बोला गया है 238 में कि जो आप ये वर्षा जल संरक्षण की जो भी व्यवस्था करेंगे, ये नहीं है कि आप भूखंड तैयार करते उस टाइम तो कर दे, बाद में इसे बंद कर दे, इसे सदैव है वो चालू स्थिति में रखना होगा, सदैव चालू स्थिति में रखना होगा। हाँ, इसमें एक विशेष छूट ये है कि अगर मान लीजिए, और वो भी कौन देगा कि राज्य सरकार है वो कोई उक्त प्रावधान करके, वो भी राज्य सरकार कोई प्रावधान करके इसमें छूट दे सकती है, नगर पालिका आपको छूट नहीं देगी। वो प्रावधान कर सकती है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पहले से ही जो आपके पानी का स्तर है, भूजल स्तर है वो पहले से ही अच्छा हो, यानी वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, भूजल स्तर है वो अच्छा हो, तो वहाँ पे आपको इसमें छूट दी जा सकती है कि आप वर्षा जल संग्रहण ना करें। लेकिन 238 में क्या दिया गया है, वर्षा जल संग्रहण का उपबंध। तो आपको ये याद रखना है। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, 300 वर्ग मीटर के अधिक भूखंड होने पर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन,
इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक स्वशासित पंजीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। इसका गठन पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर किया गया है और समस्त वर्णित कथन सही है। तो इसमें सारे सही है। यह एक स्वशासित पंजीकृत संस्था है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका गठन है वो पंचायती राज संस्थान, यानी जो आपके इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज संस्थान। अगर इसकी बात करें तो इसकी अगर स्थापना की बात करें यानी गठन की बात करें तो इसका गठन है वो 25 मार्च 1989 में इसका गठन किया गया था। 1989 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान और आपके ग्रामीण विकास संस्थान है, इन दोनों का विलय कर दिया गया, इनको मर्ज कर दिया गया। कब किया गया है? 1999 में इनको मर्ज करके फिर बना दिया गया इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान। तो आपके इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान का गठन हुआ था 25 मार्च 1989 को और फिर इन दोनों का मर्ज करके उनको जो मर्ज है 1999 में किया गया और इंदिरा गांधी पंचायती एवं ग्रामीण विकास संस्थान है वो बना दिया गया और इसका गठन ये कर दिया गया। तो इसमें सारे के सारे कथन है वो सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाया जाता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन है 4 डी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किस नेता ने किया था? जमनालाल बजाज ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, रामनारायण चौधरी जी ने है वो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका जैव चिकित्सा अपशिष्ट परिसंकट में अपशिष्ट का निस्तारण एवं प्रबंध है वो किस अधिनियम के तहत करेगी नगरपालिका? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1995 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जैव अवशिष्ट के यानी बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें तो आपकी धारा 234 में दिया गया है कि जो बायोमेडिकल जैव चिकित्सा अपशिष्ट है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, इसका जो निस्तारण है वो कैसे किया जाएगा, वो किस में दिया गया है? धारा 234 में दिया गया है। धारा 234 उसमें दिया गया है कि जो नगर पालिका है वो या तो खुद करेगी या फिर कोई जो प्राधिकृत संस्था है, कोई भी प्राधिकृत अन्य अभिकरण है, उसके माध्यम से जो केंद्र सरकार का आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसके तहत है वो जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन और इसके हैंडलिंग का कार्य है वो करवाएगी उस सीमा तक जिस सीमा तक नगर पालिका के नियम और प्रावधान लागू होते हैं। तो इनका क्रियान्वयन है वो किसके? धारा 234 के तहत होता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन और निस्तारण किस अधिनियम के तहत? केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आपसे पूछा जा सकता है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन और निस्तारण किस धारा में दिया हुआ है? तो 234 में दिया गया है। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है? तहसील कार्यालय, रसद विभाग, ग्राम पंचायत और आंगनवाड़ी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3, ग्राम पंचायत संस्था के माध्यम से ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार है वो साकार हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 3। आगे बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी संवर्ती सूची में शामिल है? आपको पता है कि हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की अगर 7वीं अनुसूची की बात करें, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। कौन कौन सी? एक तो संघ सूची,
दूसरी राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरी संवर्ती सूची, संवर्ती सूची। तो इसने कौन सी बात की है? इसने बात की है थर्ड सूची यानी संवर्ती सूची। तो इसने पूछा है कि संवर्ती सूची में कौन सा विषय है वो शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारगर और लोक व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया। अगर हम थोड़ा सा इन सातवीं सूची पर बात करें, जो सातवीं सूची है, सातवीं सूची में आपकी सातवीं सूची में संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन, उनके बारे में बताया गया है। जिसमें सातवीं सूची में बताया गया है कि तीन सूचियां होंगी, एक तो संघ सूची होगी, दूसरी राज्य सूची होगी, तीसरी संवर्ती सूची होगी। जो आपकी संघ सूची है उसमें अगर आपसे ये पूछ ले कि जब हमारे संविधान बना था तो उस टाइम है इसमें 97 है वो विषय थे, संघ सूची में 97 विषय थे। लेकिन अब अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें 100 विषय हैं। ठीक है, अगर आपके और इसमें जो 100 विषय का उल्लेख किया गया है, जिन पर जो संघ सूची क्या होगी कि इन पे जो भी विधि बनाई जाएगी वो केवल है वो संघ बना सकता है, इसमें जो विधि बनेगी वो केवल संघ बनाएगा। ठीक है, दूसरी हम अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में जब संविधान बना था तो उस टाइम 66 विषय थे, 66 से वो विषय थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें 62 विषय हैं, और इस पे जो संघ वो विधि बना सकता है वो राज्य बना सकता है। संवर्ती सूची में अगर बात करें तो संवर्ती सूची के जब हमारा संविधान बना उस टाइम 47 विषय थे इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें अगर वर्तमान अब विषयों की बात करें तो इसमें 52 विषय हैं, 52 विषय हैं, और इस पर जो विधि बनाने का अधिकार है वो संघ तथा राज्य दोनों का है। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि हमारे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कितने कितने विषय आते हैं, पहले कितने थे और अब कितने हैं। एक चीज़ आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि जो हमारे जो संवर्ती सूची है इसमें 47 पहले विषय थे, अब 52 हो गए, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा है इसमें ये जो विषय है ये जोड़े गए हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 40 के तहत कितने समय तक अनुपस्थित रहने पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कर्तव्य पालन में असमर्थता समझकर हटाया जा सकता है? तो इसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कर्तव्य पालन में असमर्थता, तो ये आपकी धारा 40 न होकर यहाँ पे धारा 43 आएगा। ये टाइपिंग में थोड़ी गलती हुई है। इसमें पूछा है कि असमर्थता समझकर हटाया जा सकता है कितने टाइम के बाद? 2 माह से अधिक होने पर, 3 माह से अधिक होने पर, 1 माह अधिक होने पर और 6 माह से अधिक होने पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर हम धारा 43 की बात करते हैं कि धारा 43 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया गया है कि प्रत्येक नगर पालिका में अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। नगर पालिका मीन्स मैंने आपको पिछले ही एक टेस्ट में बताया था कि जो हमारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसमें नगरपालिका से क्या आशय है? इसमें न आशय है कि केवल एक नगरपालिका बोर्ड होगा, नगर परिषद होगी, नगर निगम होगा। नगरपालिका इसमें मीन है, जो कि हमारे धारा 2 में परिभाषाओं में दिया हुआ है। अब हम बात करें कि प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। तो अगर नगरपालिका बोर्ड की बात करें तो उसमें तो एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। अगर हम नगर परिषद की बात करें, नगर परिषद की बात करें तो उसमें सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति होगा, सभापति होगा। अगर हम नगर निगम की बात करें, नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में महापौर, महापौर और उप महापौर होगा, उप महापौर होगा। तो ये तो इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हो गई। अब इनकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों की बात करें तो इसमें धारा 43 में दिया हुआ है कि अगर कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है वो नगरपालिका द्वारा बिना कोई छुट्टी है वो मंजूर किए हुए 1 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है, यानी वह अपने इस पद पे रहते हुए अपने कार्यों का, कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, वो पालन करने में असमर्थता दिखाता है, तो वह उस दिन से यानी 1 माह से अधिक टाइम होने पर वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रहेगा। ये बात 43 में बोली गई है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 माह से अधिक। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, केंद्रीय सूची का, संवर्ती सूची का और उक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1। जो हमारा संविधान है, संविधान की 7वीं अनुसूची में हमने अभी पीछे ही बात की थी, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची।
राज्य सूची, केंद्रीय सूची यानी संघ सूची और संवर्ती सूची। तो आपका स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची का विषय बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर है वो कहाँ बना है? धौलपुर हाउस दिल्ली, बीकानेर हाउस दिल्ली और उदयपुर हाउस दिल्ली या जोधपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर हाउस दिल्ली में है वो नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार वह कौन सा प्राधिकारी होगा जो नगर निगम के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शित किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, महापौर, उप महापौर और नगर पालिका वित्त समिति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, क्योंकि जो भी प्राधिकृत व्यक्ति होता है वो कौन होता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जिला परिषद की आय का स्रोत है मेलों हेतु लाइसेंस फीस, पेयजल कर, कृषि उपज के मार्केट पर 0.5% सरचार्ज और समस्त वर्णित विकल्प। तो अगर हमारे राजस्थान में जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में जो आय का स्रोत होते हैं सारे ही होते हैं। मेले लगते हैं तो उन पे जो लाइसेंस फीस होती है वो भी इनके आय में जाती है। पेयजल पे कर लगता है, टैक्स लगता है, और जो कृषि उपज के मार्केट पे जो आता है तो वो जो 5.5% सरचार्ज लगते हैं वो भी इनकी आय का स्रोत ही होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, समस्त वर्णित विकल्प। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। इस साइड हमें ये दिए गए हैं और इस साइड बताना है कि कौन कौन सा इसमें मिलान होगा, हमें सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार है वो किस में होता है? तो हमें पता है कि मौलिक अधिकार है वो भाग थर्ड में आता है। तो इसमें भाग थर्ड नहीं दिया, ये माई टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भाग थर्ड होगा। तो आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा 2, यानी ए में आ जाएगा आपका 2। अगर हम भाग सेकंड की भी बात कर ले तो भाग सेकंड में क्या होती है? नागरिकता है, नागरिकता। तो आपके सेकंड में नागरिकता है, थर्ड में क्या है? मौलिक अधिकार है। तो ए में 2 आ जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4A यानी 4 क में है। तो आपके बी में क्या आ जाएगा? बी में 1 आ जाएगा। संघ की बात करें तो संघ हमारे किस में है? तो संघ हमारे भाग 5 में है। संघ यानी दी यूनियन, ये किस में है? भाग 5 में है। तो सी में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपात उपबंध की बात करें तो ये हमारे भाग 18 में है। भाग 18 ये आपका जो ऐसे लिखा जाता है भाग 18। तो इसमें क्या है? ये है आपके 18 में। तो आपात उपबंध किस में है? 18 में। तो डी में क्या हो जाएगा? डी में आ जाएगा आपका 3। डी में आ जाएगा 3। तो जो नीचे जो कूट दिया हुआ वो हमें राइट करना है। अगर हम भाग जो हमारे 22 भाग है हमारे संविधान में, कितने भाग है संविधान में? भाग हमारे 22 है। तो उन्हें एक बार हमें रिवीजन कर लेते हैं 22 भागों का, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी जाती है, उनका फिर हमसे मिलान करवा लेते हैं, या फिर हमें 4 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें से पूछ लेते हैं कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक बार अगर हम 22 भागों की बात करें तो भारतीय संविधान के अगर भाग की बात करें कि कितने भाग है तो इसमें कितने हैं? 22 भाग है। ठीक है, इसमें भाग फर्स्ट की बात करें तो भाग फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग फर्स्ट में दिया हुआ है। भाग 2 की बात करें तो 2 में नागरिकता दी गई है, नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 3 में बात करें तो आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अधिकार। 4 की बात करें तो 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। आप किस में दिए गए? भाग 4 में दिए गए। अगर भाग 4 क की बात करें यानी ए की बात करें, भाग 4A की बात करें तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य, ये आपके भाग है 4A में यानी 4 क में दिए गई है। अगर 5 की बात करें तो भाग 5 है। भाग 5 में आपका संघ दिया हुआ है, संघ यानी दी यूनियन, संघ यानी दी यूनियन। अगर भाग 6 की बात करें, भाग 6 की बात करें तो उसमें राज्य है, दी स्टेट।
भाग 7 की बात करें तो भाग 7 में क्या था? भाग 7 है। भाग 7 में आपके जो आपकी प्रथम अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची है, तो फर्स्ट अनुसूची के जो भाग ख है, भाग ख में जो वर्णित राज्य थे, यानी आपको पता होगा कि भाग आपकी जो अनुसूची फर्स्ट है, अनुसूची फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, तो उसमें जो भाग ख के जो राज्य थे वो भाग 7 में आते थे, लेकिन भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। तो निरस्त करने के बाद है, और किस, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाग 7 को किस संविधान संशोधन के द्वारा है वो निरस्त किया गया था, तो इसे किया गया था संविधान संशोधन सातवां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग, उसके तहत है वो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम भाग 8 की बात करें, भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र किस में है? भाग 8 में है राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में आपकी पंचायतें हैं, भाग 9 में पंचायतें हैं। तो आपके भाग 9 में जो पंचायतें हैं इसे 73वें संविधान संशोधन जो कि आपका कब हुआ था? 1992 में हुआ था, उसके तहत ऐसे अंतर स्थापित यानी जोड़ा गया था 9 में पंचायतें। अगर 9 क की बात करें, भाग 9 क की यानी 9 ए की बात करें तो उसमें है नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। अगर नगर पालिकाओं यानी भाग 9 ए की बात करें तो इसे किस में? 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था अंतर स्थापित किया गया था। भाग 9 ख की बात करें, भाग 9 ख की बात करें तो इसमें आपके हैं सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि सहकारी समितियों का उल्लेख कहाँ है, तो ये आपके भाग 9 में है, जिसे किस संविधान संशोधन? 97वें संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। तो मैं ये जो आपको इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन करवा रही हूँ काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। और मैं जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन होंगे वो आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगी, हो सकता आज या कल मैं प्रोवाइड करवा भी दूँ। ठीक है, तो 9 आपके ए में क्या है? 9 ए में आपकी नगर पालिकाएं हैं। 9 ख में यानी 9 बी में क्या है? सहकारी समितियां, जो कि स्थान में संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ी गई थी। अगर हम आपके भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में क्या है? अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, तथा जनजाति क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, ये किस में है? भाग 10 में है, भाग 10 में है। अगर भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में आपके संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध है, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, ये आपके जो भाग 11 है उसमें दिया गया है। अगर भाग 12 की बात करें तो उसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद दिया हुआ है। वित्त संपत्ति एवं संविदाएं व वाद दिया गया है। तो आप इसे इससे भी याद रख सकते हैं कि भाग 12 में वित्त दिया हुआ है। 13 की बात करें तो 13 में आपके भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य तथा समागम दिया गया है, यानी भाग 13 में आपके व्यापार और वाणिज्य दिया गया है, व्यापार और वाणिज्य दिया गया है, तो ये आपके 13 में आ गया। 14 की अगर बात करें, भाग 14 है तो 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं, संघ तथा राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं वो आपके दी गई हैं, सेवाएं दी गई भाग 14 में। 14 क की बात करें तो 14 क में अधिकरण दिया हुआ है, अधिकरण, और इसे किसके द्वारा जोड़ा गया था? अधिकरण इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन जो कि आपके 1976 में हुआ था। अगर हम भाग 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन दिया हुआ है, भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है। 16 की बात करें तो 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, कुछ वर्गों के विशेष उपबंध आपके भाग 16 में दिया गए हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 के 22 भाग, तो आप इन्हें अच्छे से याद करें। अगर 17 की बात करें तो 17 में राजभाषा दी हुई है, राजभाषा। 18 में हमने अभी पढ़ा था कि आपात उपबंध दिए गए हैं, भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। अगर भाग 19 की बात करें तो उस 19 में आपके प्रकीर्णन दिया गया है, प्रकीर्णन। भाग 20 की बात करें तो 20 में संविधान संशोधन,
संविधान संशोधन है वो किस में दिया गया है, भाग 20 में दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन एक तो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अगर भाग पूछ ले तो भाग 20 के तहत होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर 21 की बात करें तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध दिए गए हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, संक्रमणकालीन विशेष उपबंध ये दिए गए हैं भाग 21 में। अगर 22 की बात करें तो 22 में संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम ये दिया गया है आपके भाग 22 में। और प्रारंभ, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ ये किस में दिए गए, भाग 22 में दिए गए। तो ये मैंने 1 से लेके आपके 22 भाग है वो मैंने आपको पूरे अच्छे से बता दिए हैं। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है और आपको पता भी होगा, ये पूछा जाता है कि हमारे संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और भाग थे। अगर मूल रूप से पूछ ले यानी मूल संविधान में पूछ ले तो हमारे 395 तो अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे, 22 भाग थे। लेकिन अगर वर्तमान के आपके इसमें पूछ ले कि कितने अनुच्छेद हैं, यानी गिनने में जो अनुच्छेद आते हैं, क्योंकि जिसमें कोई अनुच्छेद क जोड़ दिया, कोई अनुच्छेद ख जोड़ दिया, तो इस प्रकार अगर गिनने में अनुच्छेद पूछ ले तो आपके 463 अनुच्छेद हैं और आपके 25 भाग है। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिका निर्वाचन में मत देने की रीति से संबंधित कथनों पर विचार करना है। हमें पहला कथन है कि प्रत्येक निर्वाचन का एक मत होगा, ये बिल्कुल सही है। कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवार को मत देता है तो उसके द्वारा दिया गया प्रथम मत मान्य होगा तथा शेष मत शून्य मानकर नामंजूर कर दिए जाएंगे। तो ये आपका गलत है। गलत क्यों है कि आपको मत देने की जो रीति है वो आपके धारा 26 में दी हुई है, धारा 26 में दी हुई है। धारा 26 में दिया हुआ है कि कोई भी निर्वाचक है वो एक से अधिक अगर उम्मीदवारों को मत देता है तो मत शून्य मानकर नामंजूर कर दें, यानी सारे के सारे नामंजूर कर दिए जाएंगे, सारा मत उसका शून्य हो जाएगा। तो इसमें ये धारा 26 में दिया गया है। धारा 26 है निर्वाचन में मत देने की रीति। तो आपका फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, सेकंड गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है, राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है। कक्षा 5वीं उत्तीर्ण, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, कक्षा 10वीं उत्तीर्ण और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कक्षा 10 में उत्तीर्ण। लेकिन आपको एक बात ये याद करनी है, मैंने कल भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया था, अब भी मैं लेके आई हूँ कि अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ये पहले हमारे राजस्थान में पहले किया गया था कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता थी उसके अकॉर्डिंग चुनाव लड़ने की जो शैक्षणिक योग्यता है वो निर्धारित की गई थी। तो उस टाइम है वो जिला परिषद सीट पर चुनाव के लिए क्या थी, तो कक्षा 10 में उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन अगर अब हम बात करें 11 फरवरी 2019 से वापस इस जो मान्यता थी, शैक्षणिक योग्यता थी, इसको समाप्त कर दिया गया। अगर अब कोई अशिक्षित व्यक्ति है तो वो भी चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उसकी दो जो उसकी जो टर्म्स होंगी यानी योग्यता होंगी वो होनी चाहिए। वो कौन सी होनी चाहिए कि एक तो वो राजस्थान का निवासी हो, दूसरा उसके घर में शौचालय हो, राजस्थान का निवासी और दूसरा उसके घर में शौचालय हो, यानी कोई भी खुले में शौच नहीं करता हो, चाहे वो व्यक्ति अशिक्षित ही हो तो भी वो चुनाव लड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का अपन राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन थर्ड होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। तो ये आपको बात अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। मैंने अभी आपको पीछे बताए थे कि हमारे अगर मूल संविधान की बात करें तो उसमें हमारी जो थर्ड अनुसूची थी संवर्ती सूची, उसमें कितने विषय थे, उसमें 47 विषय थे और बाद में अब जुड़ के कितने हो गए, 52 हो गए। तो जो जुड़ने वाला एक कौन सा था, शिक्षा भी था। तो इसे कौन से संविधान संशोधन में आपको जोड़ा गया था, मैंने आपसे पूछा था कि आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आगे ही आ गया। 24वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 42वें या फिर 44वें में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष द्वारा ली जाने वाली पद की शपथ से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रत्येक सदस्य तथा अध्यक्ष द्वारा पद की शपथ है वो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष ली जाएगी, बिल्कुल सही है। यदि कोई सदस्य 2 माह तक शपथ नहीं लेता है तो उसका पद रिक्त समझा जाएगा, नहीं, ये गलत है। तो आपका फर्स्ट सही है, तो फर्स्ट सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हम अब इसकी बात करें कि जो पद की शपथ है वो किस में दी गई है, तो वो आपके धारा 37 में दी गई है, धारा 37 में दी गई। अब हम धारा 37 को रिवाइज करते हैं कि इसमें पूरा क्या दिया गया है। तो धारा 37 में दिया हुआ है कि पद की शपथ यानी आपके अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य वो शपथ किस प्रकार लेंगे। एक तो इसमें समय दिया गया है, समय कितना है कि 1 महीने के भीतर भीतर, 1 महीने के भीतर भीतर अगर उन्होंने 1 महीने में शपथ नहीं ली है तो वो पद रिक्त समझा जाएगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 1 महीना आना चाहिए था। दूसरा कि जो शपथ लेंगे वो किसके समक्ष लेंगे, तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष है वो शपथ ली जाएगी। लेकिन अगर आपको ये पूछ ले कि इसमें संशोधन करके एक चीज़ लिखी गई है, वो संशोधन किया गया है 31 मार्च 2011। 31 मार्च 2011 के बाद है वो इसमें संशोधन से पूर्व कलेक्टर शब्द भी जो शब्द था। अब इसमें 31 मार्च 2011 से पहले पूछ ले, अब तो इसमें दिया गया है कि सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा, लेकिन 31 मार्च 2011 से पहले इसमें सब था कि कलेक्टर के समक्ष है वो शपथ ली जाएगी। तो आप ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो अब इसमें याद क्या रखना है कि धारा 37 में दिया होगा कि पद की शपथ समय कितना, 1 महीने के भीतर भीतर लेनी होगी और किसके समक्ष से, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष लेनी होगी। इसमें एक छूट का प्रावधान भी है। वो छूट क्या है कि अगर कोई विचाराधीन कैदी है या फिर कोई राजनीतिक कैदी है तो उसके लिए उस 1 महीने के ज़्यादा भी छूट दी जा सकती है, क्योंकि अगर वो जेल में था तो यह अवधि इसमें शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि जो चुनाव हुआ और 1 महीने के अंदर ले जाने चाहिए और 1 महीने वो अगर वो जेल में था तो इस अवधि को मान्य नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि ए सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकारी क्या कहलाता था, नागरिक, मेयर, कोतवाल और मुकदम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, मुकदम। मुगल काल में नागरिक प्रशासन का अधिकारी मुकदम कहलाता था। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है। यानी इन्होंने पूछा है कि ग्राम पंचायतों का संगठन है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है, क्योंकि हमारे DPSP नीति निर्देशक तत्वों में ये दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 31 के अधीन दायर निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश पर अपील कहाँ की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो एक तो इसमें ये दे दी कि धारा 31 में अधीन दायर निर्वाचन याचिका, अगर आपसे पूछ ले कि निर्वाचन याचिका है वो दायर कर सकते हैं वो किस धारा के अधीन है, तो वो धारा 31 के अधीन है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसने पूछा है कि अगर वो याचिका दायर कर दी है तो जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश पर अपील है वो कहाँ कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं उच्च न्यायालय में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये बात किस आपकी धारा में दी गई है, तो ये बात आपकी धारा 32 में दी गई है, धारा 32 में दी गई। अब धारा 31 में तो आपके दिया गया है कि निर्वाचक याचिका है वो 31 के अधीन है, वो दायर होगी। तो इसमें टाइम कितना होता है, 30 दिन के भीतर भीतर, यानी चुनाव के 30 दिन के भीतर भीतर है वो निर्वाचक याचिका लगाई जाती है और वो किसे, जिला न्यायाधीश को लगाई जाती है और 1 माह के भीतर भीतर लगाई जाती है। और फिर अगर ये पूछ ले कि जो जिला न्यायाधीश के आदेश से अपील है वो कहाँ की जा सकती है, तो वो उच्च न्यायालय में होगी, धारा 32 के तहत होगी। और समय कितना है उसके, जो आदेश आता है आदेश के 30 दिन के भीतर ही, आदेश के 30 दिन के भीतर ही है वो आपको उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी। हाँ, अगर कोई विशेष और पर्याप्त कारण है तो आपको 30 दिन के बाद भी आप अपीलें कर सकते हैं। और जो आपके उच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो 3 माह के भीतर भीतर उच्च न्यायालय वो फैसला देने की पूरी कोशिश करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। हमने धारा 31 और 32 दोनों की दोनों रिवाइज कर ली। अब हम आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन कि पंचायत समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य होते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र से जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी होते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के राज्य विधानसभा सदस्य ये भी होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा से स्पर्श नहीं करती, यानी ना तो अंतर्राष्ट्रीय से जो
सीमा है उससे करती है, ना ही अंतर्राज्यीय से करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 ऐसे जिले हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय और ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। आपको पता है कि हमारे जो राजस्थान है उसकी कुछ सीमाएं कुछ ऐसी है, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ से है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें कि वो 8 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो नागौर रह गया जो बीच में बिल्कुल मिड में है, जोधपुर हो गया, पाली हो गया, राजसमंद, अजमेर, और यहाँ पे टोंक, और यहाँ पे दौसा, और यहाँ पे बूंदी। ये 8 ऐसे जिले हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राज्य में सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो है पाली, जो कि यहाँ पे है, वो है पाली। अब आपको ये जरूर थोड़ा इजी लग रहा होगा कि ये तो हमें सभी को क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको अगर सीधा से थोड़ा सा घुमा के पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ ले कि पाली के साथ सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है, तो जोधपुर लगाता है, जोधपुर लगाता है। सबसे कम पूछ ले तो बाड़मेर लगाता है, पाली के साथ सबसे कम है वो बाड़मेर लगाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि पाली के साथ 2 बार सीमा कौन कौन से लगाते हैं, तो राजसमंद 2 बार सीमा लगाता है, राजसमंद, और 2 बार लगाता है अजमेर। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे अगर ये पूछ ले कि 7 जिलों की सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो अपना नागौर, ये है नागौर। नागौर है वो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो ये आपका क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। एक ये भी पूछे जा सकते हैं कि राज्य में सबसे कम यानी 2 जिलों की सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं। जैसे यहाँ पे गंगानगर हो गया, तो गंगानगर है वो हनुमानगढ़ और बीकानेर 2 से लगाता है ओनली। बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के साथ लगाता है। झालावाड़ की बात करें यहाँ पे तो कोटा और बारां के साथ लगाता है। बारां की बात करें तो कोटा और झालावाड़ के साथ लगाता है। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर है वो भरतपुर और करौली के साथ लगाता है। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू चूरू और सीकर के साथ लगाता है। अगर आपसे मध्यवर्ती जिला पूछ लिया जाए तो वो आपका नागौर होता है। अगर राजस्थान का मध्यवर्ती गांव पूछ लिया जाए तो नागौर का मकराना गांव है। तो ये काफ़ी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी समझे जाते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि इजी क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में गलत होते हैं, तो इनका थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, और ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन है मैंने आपको हमारे जो फर्स्ट शुरू की जो हमारे चैनल पे क्लास है उन पे सब पे ये क्वेश्चन है मैंने करवाए हुए हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सम्मिलित संख्या का प्रतिशत नगरपालिका क्षेत्र की कुल संख्या का 40% है, तो उक्त नगरपालिका में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कितने प्रतिशत पदों के आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो इसमें 21%, 20%, 11% और 10%। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 10%। वो कैसे हुआ, वो इसमें आपकी धारा 6 है। धारा 6 में क्या है, धारा 6 में नगर पालिका की संरचना है, नगर पालिका की संरचना है। तो संरचना में आपको अगर आप आरक्षण की बात करें तो इसमें आरक्षण के लिए दिया हुआ है, इसमें दिया गया है कि आपकी सामान्य वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु जो आरक्षण है वो दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि अगर आप SC/ST की बात करें ना, SC/ST की, तो इनका जो आरक्षण होगा वो कुल जनसंख्या के अनुपात में होगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल जनसंख्या के अनुपात में होगा। दूसरा कि जो ओबीसी का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण वो होगा 21% से अधिक नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में कि ओबीसी का आरक्षण किस से अधिक नहीं होगा, तो 21% से अधिक नहीं होगा। लेकिन अगर वह SC/ST और आपके जो और हो गए तो वो सारे के सारे है वो जनसंख्या को मिलाते हुए सारा है वो 50% से अधिक नहीं होगा। अब इसने बोल दिया कि कुल जनसंख्या 40% तो है ही, 50 से अधिक नहीं हो सकता, तो ओबीसी का फिर कितना हो सकता है, फिर ओबीसी का 50 में से 40 गए 10%, यानी 10% से अधिक नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। इस आपकी धारा जो आपकी धारा 6 है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नगर पालिका की संरचना। इसमें क्वेश्चन अब देखिए इससे के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि आपके एक तो ये पूछा जा सकता है कि SC/ST आरक्षण है वो कुल जनसंख्या के अनुपात में होगा, ओबीसी का है वो 21% से ज़्यादा नहीं होगा, और आपका सारा मिला के वो भी 50% से ज़्यादा नहीं होगा। तो 50% ज़्यादा नहीं होगा तो आप ये देखिए क्वेश्चन का ऐसे फॉर्मेशन हो सकता है। आगे बढ़िए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति या जिला परिषद के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी के लिए आवश्यक योग्यता है 10वीं पास हो,
घर में शौचालय हो तथा परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो और 21 वर्ष की आयु हो। 2 व 3 सही। तो जो शैक्षणिक योग्यता वाला है ये तो 11 फरवरी 2019 से हटाई दिया गया है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं हुआ, तो ये तो खत्म। घर में शौचालय हो ये बिल्कुल सही है। 21 वर्ष की आयु हो तो ये तो दिए हुआ है अभी कि निर्वाचन के लिए 21 वर्ष की आयु होगी, तो आपके 2 और 3 सही है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। हमने अभी पीछे ही बात की थी कि आपके संविधान का भाग 15 है, भाग 15 में क्या दिया हुआ है, 15 में दिया हुआ है निर्वाचन, यानी आपका 4 ए में आ जाएगा आपका 4। तभी तो मैंने आपको 22 के 22 भाग है वो पढ़ाए थे, याद करवाए थे, ताकि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर संविधान का भाग 16 है, भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, यानी बी में आपका आ जाएगा 3। संविधान का भाग 17 है, 17 में क्या दी हुई है, राजभाषा दी हुई है, तो यानी सी में आपका 2। संविधान का भाग 18, तो 18 में आपात उपबंध, तो ये आपका डी में आ जाएगा 1। तो ये आपका जो भी नीचे कूट दिया होगा उसमें जो ये कूट होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि नगरपालिका की संरचना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। नगरपालिका के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कम से कम 15 नहीं होगी। नहीं, ये गलत दिया गया है। आपके अगर एक्ट की बात करें तो उसमें पहले 13 था, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा अब इसे 20 कर दिया गया है, तो आपको ये 20 याद रखना है। नगरपालिका के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ए गलत हो गया क्योंकि इसमें 15 दिया गया, 2 आपका बिल्कुल सही है, तो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 307। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपकी 11वीं अनुसूची हमने परसों भी टेस्ट में किया था कि यह आपके पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची, जिसमें विषय कितने दिए गए हैं? 29 दिए गए हैं, 2 + 9 11, 29 विषय दिए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत निर्वाचन संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण तथा नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है, बिल्कुल सही है। अधिनियम के धारा 17 के अनुसार एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि आपके धारा 17 है उसमें एक जिला निर्वाचन अधिकारी दिया हुआ है। नगरपालिका बोर्ड के परिसीमन स्थानों का आवंटन व निर्वाचन नामावली तैयार करने से संबंधित सभी प्रश्नों पर न्याय निर्णय की प्रथम अधिकारी का सिविल न्यायालय को प्राप्त है ना, ये गलत है, ये इसमें गलत है। तो आपके एक और दो दोनों सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो ये आपका जो ऑप्शन 3 है ये गलत है। गलत किस प्रकार है? आपको धारा 30 में दिया हुआ है, धारा 30 में दिया हुआ है। 30 में क्या दिया हुआ है कि जो निर्वाचन संबंधित मामले हो गए वो सिविल न्यायालय के अधिकारिता से बाहर होंगे, सिविल अधिकारिता से बाहर होंगे। यानी आप चुनाव से पहले है वो निर्वाचन में, जो चुनाव से पहले निर्वाचन का जो चुनाव होता है चुनाव से पहले है वो न्यायालय में नहीं जा सकते, चुनाव से पहले नहीं जा सकते। और चुनाव के बाद जा सकते हो? हाँ, चुनाव के बाद जा सकते हैं, तभी तो आपके 31 में है वो निर्वाचन याचिका दी हुई है और 32 में दिया गया है कि आप निर्वाचन याचिका अगर आपकी खारिज होती है तो उसके लिए अपील आप किस में कर सकते हो? उच्च न्यायालय में, धारा 32 में दिया हुआ है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाती हूँ इनमें आपने देखा होगा कि मैं सारों के सारे आपके ये बताती हूँ कि हाँ इस धारा में ये प्रावधान दिया हुआ है, ये जो आपका गलत है तो क्यों है, ये धारा में इसमें दिया हुआ है, ताकि आपको पूरा का पूरा है जो धारा वो अच्छे से याद हो जाए, क्वेश्चन का पता भी चले कि ये गलत है तो क्यों है। इस क्वेश्चन का हमें पता चल गया 1 और 2 दोनों सही है और ये 3 गलत क्यों है, क्योंकि हमारी धारा 30 में दिया हुआ है कि निर्वाचन संबंधित मामलों का सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होंगे, क्योंकि इनके लिए चुनाव से पहले है वो हमें उसमें न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि जो आपकी राज्य सरकार है वही इस पर सुप्रीम होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि डांग क्षेत्र विकास है वो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डांग क्षेत्र विकास आपके कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और धौलपुर से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन
कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची से विवेचित करती है किससे? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को और भाषाओं को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपका राइट आंसर ए होता है कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन है वो किस में दिया गया, धारा आपकी चौथी अनुसूची में दिया गया। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है कि जो आपके सभी 29 तो राज्य आपके 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है, ठीक है, तो उनके जो आपके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है वो दिया गया चौथी अनुसूची में। अगर संविधान के मूल संविधान की बात करें तो उसमें 29 राज्य और आपके दो संघ राज्य यानी दिल्ली और पांडुचेरी, दिल्ली और आपकी पांडिचेरी, इनके राज्यसभा के जो आपके प्रतिनिधित्व था वो किस में दिया गया है, आपके राज्यसभा के सीटों का आवंटन है इसमें दिया गया है, ठीक है। उसमें दिया गया था कि आपके जो 245 सीटें हैं उनमें से 233 सीटें होंगी वो राज्यों को आवंटित होंगी। और आपको मैंने एक ये भी क्वेश्चन करवाया था कि जो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा आवंटित सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की है, और कितनी है, 31 सीटें हैं, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां प्रदेश के किन जिलों में है? अलवर, जोधपुर, अजमेर में, जयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर में, कोटा, अजमेर, जयपुर में, और जयपुर, अलवर और कोटा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलवर, जोधपुर और अजमेर में माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां हैं वो इन 3 जिलों में है, अलवर, जोधपुर और अजमेर। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। अनुच्छेद 76 में क्या है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75 1 और अनुच्छेद 131। तो हमें पता है कि अनुच्छेद जो 76 है, 76 में क्या होता है, भारत का महान्यायवादी दिया हुआ है, यानी ए में आपका आ जाएगा 3, ए में आ जाएगा 3। अगर अनुच्छेद 148 की बात करें तो अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो यानी आपका बी में आ जाएगा 1। अनुच्छेद 75 1 में हमने जब मंत्रिपरिषद की थी तो उसमें हमने बात की थी कि जो 75 1 है उसमें क्या दिया गया है कि जो केंद्रीय मंत्री होती है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की किस में है, 75 1 में है, तो आपके सी में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो 131 में आपका क्या आ जाएगा, न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी आपके डी में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपके नीचे कूट ये दिया होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि साइक्लोन फर्स्ट नामक सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण है वो जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ शुरू किया था? सिंगापुर, फ्रांस, मिस्र और रूस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र के साथ है वो भारत ने साइक्लोन फर्स्ट नामक सैन्य अभ्यास किया था। तो भारत और मिस्र साइक्लोन फर्स्ट, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो हमें सूची फर्स्ट में दिया है कि संवैधानिक संशोधन यानी संविधान संशोधन किस में, हमने पीछे क्वेश्चन में बात की थी कि 368 में है, भाग 20 में है, और जो आपका अनुच्छेद 368 है यानी ए में 4 हो जाएगा, ए में 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार सूची फर्स्ट सूची सेकंड यही आपके क्वेश्चन आते हैं कि सूचियों को सुमेलित करना है या फिर कौन सा सुमेलित नहीं है इसका आंसर देना है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो आपका ए में 4 हो जाएगा। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग है, वित्त आयोग किस में है, अनुच्छेद 280 में है, 280 में है, तो आपका अनुच्छेद 280 3 हो जाएगा, यानी बी में आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी में 3। वित्तीय आपात की बात करें तो वित्तीय आपात आपका है 360 में, तो यानी सी में आपका आ जाएगा 1। अखिल भारतीय सेवाएं आपकी 312 में, अनुच्छेद 312 में, तो आपका डी में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका कूट होगा, ये आपका बिल्कुल सही होगा। संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360 और अखिल भारतीय सेवाएं 312। तो राइट आंसर आपका ये होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज गंगा विलास का आइडिया देने और बनाने वाले राज सिंह का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है? दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज जोधपुर से, भरतपुर से, अलवर से और बीकानेर से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतपुर से। राज सिंह का संबंध किससे है? भरतपुर से। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा बिजोर को राज्य का दर्जा दिया गया था। बिजोर को राज्य का दर्जा दिया गया था। 55वां संविधान संशोधन, 52वां, 53वां और 54वां। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 53वें संविधान संशोधन के तहत है वो बिजोर को राज्य का दर्जा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? चूरू में, जोधपुर में, बीकानेर में और गंगानगर में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जोधपुर में। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की प्रभुसत्ता में बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति दी थी, संपादित हुआ था। ये जो ऐतिहासिक भूमि समझौता हुआ था कब हुआ था? 1972 में, 73 में, 1974 में और आपके 1975 में। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1974 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि कितनी बस्तियां हैं वो बांग्लादेश को दी गई, कितनी भारत को दी गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत व सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास है वो बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर। अगर आपसे बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में पूछे तो ये हुआ था जोधपुर में। जोधपुर में किस किस के मध्य हुआ था? भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। अगर भारत और मिस्र की बात करें, अभी हमने पढ़ा भारत और मिस्र, तो इनके मध्य में कौन सा हुआ है? साइक्लोन फर्स्ट। दोनों हमें याद रखने। साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के बीच, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, जिसमें हमें अनुच्छेदों का मिलान करना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि विधानतः नए राज्य को शामिल करना। नए राज्य को शामिल करना यानी संघ और राज्यों की सीमा क्षेत्र, ये हमारे 2 में है। तो राइट 2 यानी ए में 2 आ गया, अनुच्छेद 2। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये किसमें? हमारे संविधान के जो आपके अनुच्छेद है यानी मौलिक अधिकार, तो वो 14 से किसमें है? आपके 18 में है। तो ये समता का अधिकार है, ये किस में आ गया? आपके अनुच्छेद 14 में आ गया, यानी बी में 1 आ गया। गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण है, ये 22 में है। तो आपके सी में 4 आ गया। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आपके अनुच्छेद 111 में है। तो डी में क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये आपका कोट बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके कितने हैं? आज से 12 से शुरू होते हैं, लेकिन समानता का अधिकार है वो 14 से 18 में है। तो राइट आंसर इसका ये जो नीचे कूट होगा ये हो जाएगा। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमीरगढ़ इको पार्क में लव कुश वाटिका बनेगी, यह जिले में स्थित है। किस जिले में है हमीरगढ़ इको पार्क? बीकानेर, सीकर, धौलपुर और भीलवाड़ा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी भीलवाड़ा। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? अभी मैंने आपको भाग करवाए थे, 22 भाग पूरे करवाए थे, वैसे 25 वैसे 22 करवाए थे। तो इनमें बताए थे कि कौन से जोड़े गए, कौन से हटाए गए, किस संविधान संशोधन से हटाए गए। तो मैंने आपको बताया कि आपकी सहकारी समितियां हैं वो 97वें संविधान संशोधन से वो जोड़ी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ये हमने टोटल 43 क्वेश्चन कर लिए। इसके साथ से ही हमने 9 से 10 धाराएं हैं वो बिल्कुल अच्छे से याद कर ली, रिवीजन कर लिया। और मैंने आपको राजस्थान जीके क्वेश्चन जितने मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं वो लाती हूँ, साथ में जो आपके करंट के क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन सारे ऐड नहीं हो पाते। हमारा दूसरा चैनल है वेलफेयर हब, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। उसमें मैं आपके लिए
कल से मैंने स्टार्ट किया है कि करंट के छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं वो इसमें डालूंगी, ताकि आप उनका रिवीजन थोड़ी सी 1 मिनट में है वो 6 से 7 क्वेश्चन है वो रिवाइज कर सके। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे भी ज़रूर शेयर करें और आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टेस्ट के साथ। तो इतने के लिए धन्यवाद।